हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय कौन कौन से शक्तियां प्राप्त है, कौन कौन से उनके क्षेत्राधिकार हैं। इसी के तहत ये पहला पार्ट है। इसी के तहत आज हम बात करेंगे मूल क्षेत्राधिकार यानी मौलिक क्षेत्राधिकार के बारे में, और सलाहकारी जो है सलाहकार क्षेत्राधिकार। इन दो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए और जो इसमें शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार है उसको जो है हम दो भागों में, यानी अब इसके अलावा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, हम तीन भागों में इसको लेके आएंगे। अलग अलग दो दो में हम बात करेंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सके। दोस्तों, इसके पहला जो वीडियो था, इसके पहले उसमें हमने बात की थी कि उच्चतम न्यायालय के जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीश तथा जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, इन सभी टॉपिक पे हमने बात की थी। चलिए दोस्तों, इस कड़ी में जो है हम शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार के बारे में हम बात करते हैं, और हम देखते हैं कि इनको कौन कौन सी शक्तियाँ या क्षेत्राधिकार हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी अब टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को इतनी शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, जैसे मूल क्षेत्राधिकार यानी मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहीं कहीं बोला जाता है, सलाहकार क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, अभिलेख क्षेत्राधिकार है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, ये भी क्षेत्राधिकार है, और अन्य शक्तियाँ। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो है बात करेंगे वो है दो, मूल क्षेत्राधिकार यानी मौलिक क्षेत्राधिकार के बारे में, और दूसरी हम बात करेंगे सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर जो है मेंस में, चाहे एमपी पीसीएस हो या इसके अलावा और स्टेट राज्य हैं उनके पीसीएस हो, इससे जो है प्रश्न मेंस में लिखने को आता है, और एक ही प्रश्न आएगा, मूल क्षेत्र अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार क्या है ये बताइए। तो केवल एक आएगा लिखने को, तो इसलिए आपको जितने हैं सभी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के बारे में हम बात करते हैं। तो संविधान के जो अनुच्छेद, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो संविधान का 124 है, 124 से लेके 143 तक, इसमें संविधान के मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो अक्सर प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और आते ही हैं। जैसे मैंने पिछले में बताया था तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, जो कि 127 में उसका वर्णन किया गया है, 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार जो है मुख्य मुख्य होंगे, उस पर जो है मैं चर्चा करूंगा और मैं बताता चलूँगा। तो अभी हमने 127 देख लिया है। इसके अलावा हम इसके बाद एक और आएगा 129, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 131 की। तो संविधान के अनुच्छेद 131 यानी 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 131 में। अब इसमें क्या है, तो इसमें मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है, या मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि कुछ ऐसे मामले जो सीधे कहीं नहीं लाए जा सकते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई के लिए लाए जा सकते हैं। इसको सिंपल वे में आप समझिए कि ऐसे मामले जिसकी सुनवाई सीधे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, इसके अलावा किसी में नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी न्याय है, केंद्रीय न्यायपालिका है। ठीक है, उससे बड़ी कोई न्यायपालिका नहीं है। तो ऐसे मामले जिसकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में की जा सके, यही है कौन सा? मूल क्षेत्राधिकार, इसी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक लिंग भाषा में। तो इसके अंतर्गत कुछ मामले की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय कर सकता है, तथा ऐसे मामलों की निचली अदालत में सुनवाई आवश्यक नहीं है या नहीं होती है। ठीक है, अर्थात ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सीधे कहाँ होती है? उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, ये होता है मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये मूल क्षेत्राधिकार का जो मतलब है ये मैंने आपको बताया है। अब संविधान का अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी जो कंडीशन है वो देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्र, अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थात, तो जो उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामले में, जो संघीय मामलों में संबंधित जो संघ के मामले होते हैं उससे संबंधित सभी जो विवाद होते हैं उसमें निर्णय की भूमिका प्रदान करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर ही 4 बिंदु आते हैं, यानी ऐसे 4 कंडीशन हैं जो केवल कहाँ और कहाँ वो मतलब इसकी सुनवाई होती है? सुप्रीम कोर्ट में। ये केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद पहला है, बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद। ऐसी कोई परिस्थितियां बन जाए जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो जाए,
जाए। अभी परिस्थितियाँ कैसे बनती हैं, तो दोस्तों ये परिस्थितियां बनती हैं, मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई ऐसा बिल पास किया, ठीक है, अब राज्य उसको मना कर रहा है, यानी राज्य उसको पारित नहीं कर रहा है, तो जब ऐसे एक तो एक प्रकार का क्या हुआ, विवाद हुआ कि नहीं हुआ। तो इस विवाद को कहाँ सुलझाया जाएगा, किसी हाई कोर्ट में सुलझाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे विवादों को सुलझाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद होता है तो सीधे, तो मतलब हम पढ़ रहे हैं क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, यानी ऐसे मामले जिसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो। अब ऐसे कौन कौन से मामले हैं, तो 4 मामले हैं, ठीक है। एक लाइन में मैंने बताया आपको कौन कौन से हैं, आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हो सकती है, निचली अदालत में नहीं हो सकती। ऐसे मामले किसके अंतर्गत आते हैं, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं, वो हैं ये 4, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, मूल अधिकारों से संबंधित मामले और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित विवाद। ये सारे कहाँ आते हैं, ये सारे आते हैं सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, यानी केंद्र सरकार ने ऐसा कोई बिल पास किया जो कि राज्य सरकार उसको लागू नहीं करती है, तो एक विवाद की स्थिति बनती है। और इस विवाद को कैसे सुलझाया जाता है, इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, यानी वहाँ पर सुनवाई, ऐसे मामले वहाँ जाके इसकी सुनवाई की जाती है, ठीक है। दूसरा को है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, यानी 2 राज्य हैं जिनमें आपस में किसी चीज़ को विवाद हो गया, खनिज संसाधन को लेकर विवाद भी हो सकता है, या जल के लेकर विवाद हो सकता है, या किसी ऐसे विधि को लेकर विवाद हो गया 2 राज्यों में, ठीक है। सीमा हो गया, सीमा को लेकर विवाद हुआ, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जैसे होता है कि ये सीमा हम इसके अंतर्गत आती है पर वो मानने को तैयार नहीं है, तो ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है सुनवाई हो सकती है। मूल अधिकारों से संबंधित मामले, मान लीजिए किसी का मूल अधिकार का हनन हुआ है, ये जो ये 3rd नंबर है, ये उच्च न्यायालय भी की करती है, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक तौर पे कहाँ ले जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो इनके चुनाव संबंधित जो विवाद होते हैं, वो कहाँ आते हैं, वो केवल और केवल जाते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा नहीं जाते। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो चुनाव में विवाद पर इसकी सुनवाई कौन करता है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद जो होता है उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये 4 पॉइंट्स है। तो ये पहला भाग था कि मूल क्षेत्राधिकार, जो हम, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई कभी भी पढ़ें तो आप कभी भी टॉपिक से बिल्कुल ना भटकें। हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार के बारे में, जिसमें से आज हम 2 क्षेत्राधिकार की चर्चा करेंगे, मूल क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार, और इसके बाद दूसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ठीक है। यानी सलाह, सुप्रीम कोर्ट का सलाह देना, ये भी क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो हमने पहले बात की थी मूल क्षेत्राधिकार की, अब दूसरे में हम बात करेंगे सलाहकार की जो क्षेत्राधिकार है, ठीक है। अब जैसे कि सब समझ में आ रहा है, सलाह यानी सुप्रीम कोर्ट का सलाह देना, ठीक है, ये भी एक क्षेत्राधिकार है। संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति जब कभी उससे किसी भी चीज़ में परामर्श मांगे, ठीक है। अब परामर्श किस में मांगे, 2 चीज़ों में मांगे, सलाहकारी जिसे बोला जाता है, ठीक है, सलाह लेना चाहता है राष्ट्रपति किसी भी मसले पर। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जब कभी इन 2 चीज़ों के लिए सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या उससे कौन शक्तियाँ प्राप्त उसमें हो जाती है सलाहकारी शक्तियाँ, ठीक है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अब वो कौन शक्तियां हैं, सार्वजनिक महत्व के मामले, सार्वजनिक महत्व यानी जिसमें सबका ऐसा कोई महत्व जुड़ा हो, जिसमें सभी जनता का महत्व जुड़ा हो, उस मामले में अगर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है राष्ट्रपति, ठीक है। और दूसरा है किसी पूर्व संवैधानिक संधि, यानी पहले कोई संधि हो जो संविधान में संधि की गई हो, ठीक है, या कोई समझौता किया गया हो, ठीक है, तो उससे संबंधित भी अगर सलाह मांगते हैं राष्ट्रपति जी, किससे, सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है, तो क्या होगा, वो उनको सलाह देते हैं। तो ये इनकी शक्तियां हैं, सलाहकारी शक्तियां। लेकिन इसमें जब 2 मामले हैं, सार्वजनिक महत्व और किसी पूर्व संवैधानिक संधि, तो अगर पहला जो मामला था, पहला मामला क्या था कि सार्वजनिक महत्व, अगर सार्वजनिक महत्व पर सर्वोच्च न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और वह अपना मत नहीं भी दे सकता है, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं संविधान के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनकी जो है शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार, हमने मूल या मौलिक क्षेत्राधिकार पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं उनकी सलाहकारी शक्ति जो संविधान के 143 के तहत है, और 2 चीज़ों में, 2 बिंदुओं पे वो सलाह देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मांग सकते हैं राष्ट्रपति
कौन से सार्वजनिक महत्व के या किसी पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते पर। ठीक है, तो जो पहला है सार्वजनिक महत्व, उस पर सर्वोच्च न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और अपना मत नहीं भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, उनको देना ही देना है, वो सलाह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। लेकिन जो दूसरा मसला है, दूसरा मामला है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपना मत देना ही पड़ेगा, यानी अनिवार्य है ना, उसमें आप मना नहीं कर सकते। अब दोनों ही मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपना मत केवल सलाह के रूप में देते हैं। ठीक है, उनको सलाह देते हैं। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने इन दोनों पहलुओं में मांगा, वो अपना सलाह दे दिए। अब राष्ट्रपति मानना न मानना उनके ऊपर है, यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ ये की पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ऐसे की पॉइंट्स कहलाते हैं जो प्री में और दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये की पॉइंट्स है। तो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय सलाह देता है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय क्या है, दूसरा जो पॉइंट था संधि या समझौते में, उसको उनको देने के लिए बाध्य है, मतलब उनको सलाह देनी पड़ेगी, अब हम माने कि ना माने। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इनकी दो शक्तियाँ थी, काफ़ी महत्वपूर्ण थी दोस्तों। इससे मैं एक बार की पॉइंट्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर संविधान 143 किससे संबंधित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है कि क्या सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, उनको सलाह किन बिंदुओं पे दे सकते हैं। इसके अलावा जो है संविधान का 131 क्या है। ठीक है, उसके तहत कौन कौन से मसले आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये पूछे जा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसका इसका लाभ जो है सभी लोग उठा सकें। दोस्तों अभी समय है, आप आराम से पढ़िए, अपना नोट्स बना के पढ़िए, और अगर किसी चीज़ में अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा, जो इसके और क्षेत्राधिकार हैं उच्चतम न्यायालय के, वो भी अपलोड किए जाएंगे। पढ़ते रहिए, नमस्कार।